नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। नमस्कार। महिला सुरक्षा को लेकर बेहद सुरक्षित माना जाने वाला आईटी हब बेंगलुरु भी नए साल पर शर्मसार हो गया है। शहर की सड़कों पर नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। इतना सब होने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री सामने तो आए, लेकिन शहर की साख पर धब्बा लगाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा देने की जगह उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं। नए साल पर बेंगलुरु शर्मसार, पुलिस के सामने महिलाओं से छेड़छाड़, सबूतों के बावजूद मामला दर्ज नहीं। 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु की एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। नए साल के स्वागत के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हर कोई नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार था, लेकिन रात 11 बजे अचानक जश्न का माहौल हुड़दंग में बदल गया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने महिलाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी और उन पर भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। कई महिलाओं ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन मामले का वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। और हद तो तब हो गई जब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बेतुका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस तरह के मामले नए साल के जश्न के दौरान होते रहने की दलील दी। In fact, this kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान को शर्मनाक बताया और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश के कोई होम मिनिस्टर ऐसे बात करे तो ऐसे जो घिनौनी हरकत करने वाले हैं उनको तो लगता है कि हमें तो बढ़ावा मिल गया, हम तो छूट जाएंगे, बच जाएंगे। कौन क्या करेगा, कौन बिगाड़ेगा हमारा कुछ। और जब पुलिस भी ये कहती है कि किसी ने कंप्लेंट नहीं दिया तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो मतलब सबने हाथ उठा दिया और कह दिया वी आर पावरलेस। और इसीलिए तो ये बार बार ये होता ही रहता है ना। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश ने भी मामले पर कार्रवाई करने की जगह पिछले 35 साल से इस तरह की घटनाएं होते रहने का दावा किया। Last 35 years I am seeing this is happening, not first time. Maybe this time it has been specifically pointed out. महिला संगठनों ने मामले को शर्मनाक बताया और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की और पुलिस पर भी सवाल उठाए। और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है जिस तरह की हरकत बेंगलुरु में हुई है। पुलिस खड़ी थी और पुलिस इसलिए नहीं करती है कि उसको लगता है कि लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहनी उनके साथ ऐसी हरकत होनी चाहिए। कौन सी लड़की आकर के कंप्लेन करेगी? कोई लड़की कंप्लेन करने वाली नहीं है। जो भी हरकत हुई है वो वीडियो कैमरे में है और उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पुलिस नए साल के जश्न पर नजर रखने के लिए पूरे इलाके में 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे होने का दावा कर रही है और सुरक्षा के लिए इलाके में 1,500 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद छेड़छाड़ के मामले को लेकर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि मामले पर विवाद बढ़ने के बाद अब पुलिस आरोपियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बाद जाति के नाम पर वोट मांगने वालों की दुकानें बंद होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। कोर्ट ने हिंदुत्व मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि न केवल उम्मीदवार बल्कि उसके विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का इस्तेमाल भी चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और चुने गए उम्मीदवार का कार्यकलाप भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसान और भगवान के बीच रिश्ता अपनी व्यक्तिगत पसंद का मसला है। सरकार को इससे खुद को अलग रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ा फैसला लेते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को क्लीन बोल्ड कर दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रिटायर्ड जज बीसीसीआई को संभाल सकते हैं, तो शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने दोनों को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें बीसीसीआई में लागू नहीं करने का जिम्मेदार ठहराया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने अनुराग ठाकुर से पूछा है कि उनके खिलाफ केस क्यों न चलाया जाए। जस्टिस लोढ़ा समेत सभी ने कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जुलाई 2016 को पास हुआ और हमारी रिपोर्ट जो है वो अब क्रियान्वित होगी। अनुराग ठाकुर अजय सिर के दोनों नहीं बने रहेंगे, ये तो बहुत लोग नहीं बने रहेंगे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट और परजरी भी इनिशिएट हुआ है, जो सबसे बड़ी बात है। I respect Supreme Court as any citizen should. Supreme Court judges feel that BCCI could do better under retired judges. I wish them all the best. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष फिलहाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे और संयुक्त सचिव को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। बीसीसीआई में सुधार के लिए जनवरी 2015 में जस्टिस आर एम लोढ़ा की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधार के लिए कई अहम सिफारिशें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से ज्यादातर सिफारिशों को मंजूरी दी और बीसीसीआई से सिफारिश लागू करने को कहा। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को सिफारिश मानने के लिए 30 दिसंबर तक का आखिरी मौका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लिए प्रशासकों का नाम सुझाने के लिए वरिष्ठ वकील फली नरिमन और गोपाल सुब्रमण्यम की 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है और अब मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की म्याद खत्म होने के बाद आज लखनऊ में आयोजित महारैली में विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने रैली में जमा भारी भीड़ का हवाला देते हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पर निशाना साधा। जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे? क्या दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में 14 साल में बीजेपी का बनवास नहीं हुआ बल्कि विकास का बनवास हो गया है। पीएम ने कहा कि पूरे जीवन में इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का सौभाग्य नहीं मिला था। पीएम मोदी ने साफ किया कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब नहीं रुकेगी। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी जंग की वजह से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एकजुट होने का दावा किया। बीजेपी ने लखनऊ में पीएम मोदी की रैली के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया है। कल तक लखनऊ में चल रहा समाजवादी पार्टी का सियासी दंगल अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा भी मुलायम सिंह के साथ मौजूद रहे। मुलायम सिंह ने साफ किया कि साइकिल उनकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग पार्टी चुनाव चिन्ह को फ्रीज भी कर सकता है। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले लिख दिया। नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। जब दोनों ही फैक्शन क्लेम करेंगे कि वही रियल पार्टी हैं, ऐसा होता है जैसे कि कई केसेस में पहले इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो मौजूदा सिंबल है उसको फ्रीज कर देते हैं, दोनों पार्टी यूज नहीं कर पाएंगी। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को बुलाया गया समाजवादी पार्टी का आपात अधिवेशन रद्द कर दिया है। चुनाव चिन्ह की दावेदारी पर चुनाव आयोग को फैसले में 5 महीने का वक्त लग सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में दोनों खेमों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा सकते हैं। अब कल सुबह 11:30 बजे अखिलेश की तरफ से राम गोपाल यादव चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। राष्ट्रगान बजने के दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा।
विधानसभा भवन के सेंट्रल हॉल में जैसे ही राज्यपाल NN वोहरा का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे थे। हंगामे के बावजूद राज्यपाल करीब 15 मिनट तक हॉल में खड़े रहे, लेकिन विपक्ष का हंगामा नहीं थमा, जिसकी वजह से राज्यपाल बगैर भाषण दिए वापस लौट गए। बीजेपी ने कांग्रेस और NC के प्रदर्शन पर निशाना साधा है। सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि जब गवर्नर साहब का एड्रेस समाप्त हुआ, उसके बाद जैसे ही राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन बजा और अपोजिशन के मेंबर्स ने नेशनल एंथम का भी अपमान किया। ये 5 महीने में जो कश्मीर में अनरेस्ट हुआ उसका हिसाब दे। ये सरकार जुमला सरकार है, ये सरकार पैलेट सरकार है। बीजेपी सरकार को RSS सरकार को जिनका गुमशुदा PDP है, इसलिए हम उनको ये वार्न कर रहे थे कि लोगों के नुमाइंदे यहाँ हाजिर है, ये आपसे हिसाब लेंगे, जरूर लेंगे हिसाब। विपक्षी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया है, जिसमें सारी पार्टियां जो हैं, इंडिपेंडेंट जो हैं, वो शामिल है। उनका कहना है कि ये जो सेशन है, बजट सेशन, सरकार को जो कश्मीर में जातियां हुई हैं उनका हिसाब देना पड़ेगा। आज से शुरू हुआ जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 6 फरवरी तक चलेगा। 10 जनवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाना है। विपक्ष ने कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हुई मौत के मामलों को लेकर सदन में हंगामा किया। इसके अलावा विपक्ष ने PSA और नोटबंदी पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति तैयार की। दिल्ली के स्कूलों में आज से नर्सरी एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई है। करीब 1400 स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म मिलने लगे हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। हालांकि DDA की जमीन पर बने 285 स्कूलों के लिए नियम और शेड्यूल अलग से तय होंगे, इसलिए उन्हें एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं करने को कहा गया है। इससे पहले सरकार ने स्कूलों से कहा था कि वो एडमिशन को लेकर अपने क्राइटेरिया खुद सेट कर सकते हैं। हालांकि पिछले साल सरकार की तरफ से खारिज किए गए 51 क्राइटेरिया को स्कूल लागू नहीं कर सकते। उन स्कूलों को शॉर्टलिस्टेड करें जहां आप एडमिशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जिन भी स्कूलों को शॉर्टलिस्ट करें उनकी घर से दूरी का ध्यान रखें। इस बार सबसे अधिक पॉइंट्स घर से स्कूल के बीच की दूरी के ही हैं। अगर आप एडमिशन की दौड़ में शामिल हैं तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ, बच्चे और पेरेंट्स की फोटो होनी जरूरी है। परमाणु मिसाइल अग्नि 4 उस सेना के बेड़े में अब शामिल होने की ओर एक और कदम उसने बढ़ा दिया है। आज अग्नि 4 मिसाइल का 6वां सफल परीक्षण किया गया। DRDO के वैज्ञानिकों ने आज सुबह 11:55 पर ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 4 मिसाइल को लॉन्च किया और लगातार 6ठी बार अग्नि 4 मिसाइल अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब रही। अग्नि 4 4000 किलोमीटर दूर टारगेट को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। 9 नवंबर 2015 को सेना की SFC भी अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुकी है। अग्नि 4 मिसाइल का पहला परीक्षण 15 नवंबर 2011 को हुआ था। अग्नि 4 मिसाइल की लंबाई 20 मीटर और वजन 17 टन है। अग्नि 4 मिसाइल में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल भी 1000 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 4 मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। अग्नि 4 में सटीक निशाना साधने के लिए रेंस और MNS सिस्टम लगे हैं। 27 दिसंबर DRDO के वैज्ञानिकों ने देश की सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का कामयाब परीक्षण किया था। अभी के लिए बस इतना ही है। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपसे अब अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे।